दोस्तों, मेरी मौसी बहुत सुंदर और जवान औरत थी। मेरी मौसी की उम्र करीब 30 साल होगी, लेकिन मेरी मौसी को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 30 साल की है। एक दिन रात में मौसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मेरे मौसा घर पर नहीं थे। तब मेरी मौसी ने मुझसे कहा, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर मौसी ने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मेरे फैमिली में अब कोई भी नहीं है और अब कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 साल थी। जब मेरे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार हुआ तब मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरी मौसी ने फैसला किया कि वह मुझे अपने घर ले जाएगी। मौसी ने कहा, तू मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे मौसा को यह पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोले, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, इसे किसी अनाथालय भेज देना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं था, बल्कि दूसरों के फैसलों पर निर्भर था। मगर मौसी ने हाथ जोड़कर मौसा से कहा, आप इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? रवि पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। लेकिन मौसा तब भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। मौसा ने कहा, रीना, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कमाई बहुत कम है, उसमें घर चलाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और अब मैं इसकी जिम्मेदारी कैसा ले सकता हूं? तब मौसी ने कहा, हम इसके घर को किराए पर लगा देंगे और भाई साहब की दुकान भी किराए पर दे देंगे। इससे रवि की परवरिश में अपार कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर हां कह दिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अभी भी खुश नहीं थे। आखिरकार मैं मौसी के साथ उनके घर आ गया। अब मेरी मौसी मेरी बहुत देखभाल करने लगी, लेकिन वह मेरी देखभाल सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। वैसे मेरी मौसी का घर 5 कमरों का था। उसमें से एक कमरा मुझे दे दिया गया जो बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमारी थी। मेरे घर और दुकान मौसी ने किराए पर दे दिया था। उसी पैसे से उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे और कॉलेज में मेरा 12वीं में एडमिशन करा दिया। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। हर समय माँ पिताजी की याद आती थी। तब मैं अक्सर अकेला रहता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा, माँ पापा को याद करके रो रहा था। तभी मौसी अंदर आई। मौसी ने मुझे रोते हुए देखा और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मौसी ने मुझे समझाने की कोशिश की। मौसी ने कहा, चिंता मत करो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने मेरे पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और मैं डर गया। तब मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अब क्या होगा? इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं? तभी मौसी ने फिर से मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कि उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उस समय मौसा घर पर नहीं थे। वैसे भी मौसा को आने में हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत करके मौसी को खुद से दूर कर दिया। तब मैं मौसी की आंखों में देखने से बचने की कोशिश किया, लेकिन तभी उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे हाथ पर लगी चोट को देखने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले एक छोटा सा हादसा हुआ था जिससे मेरे हाथ में हल्की चोट आई थी। मौसी ने कहा, यह तो बहुत गहरी चोट है, मैं दवा लगा देती हूं। मगर मौसी के इस व्यवहार से मुझे अजीब लगने लगा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद दवा लगा लूंगा। उस दिन के बाद से मौसी के व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगा। अब वह घर में छोटे और तंग कपड़े पहनकर घूमने लगी। सुबह के काम निपटाकर मौसी मेरे कमरे में आ जाती और सहारा देने के बहाने कभी मेरे कंधे, कभी मेरी पीठ तो कभी मेरी कमर पर हाथ फेरने लगती।
मैं हर बार उसका हाथ हटा देता, लेकिन वो पीछे नहीं हटती थी। एक दिन उसकी हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने साफ कह दिया, मौसी मेरी देखभाल करना बंद करो। मैं अब ठीक हूं और जो कुछ हुआ उसे भूल चुका हूं। अब मुझे पढ़ाई करनी है। प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाओ। तब मेरी बात सुनकर मौसी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। जाते जाते वह मुस्कुराकर बोली, रवि, आज रात तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खाना बना रही हूं। तब मैंने सीधे मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मौसा की आर्थिक स्थिति देखते हुए खाना बनाओ। उन्होंने मुझे यहां रहने दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझसे इस तरह की फरमाइश मत करो। तब मैं गुस्से में बोल रहा था, लेकिन मौसी ने मुझे शांत करते हुए कहा, तू मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। इतना कहकर मौसी कमरे से बाहर चली गई। रात को जब मौसा घर आए और टेबल पर खाना देखे तो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने मौसी से कहा, रीना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी हालत के हिसाब से खाना बनाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी बनाकर खिला सकूं। तब मौसा की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं प्लेट में खाना लेने ही वाला था, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी भूख खत्म कर दिया। तभी मौसी ने देखा कि मैंने खाना की प्लेट अलग सरका दिया, तो इस पर वह बोली, रवि बेटा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वह मौसा से बोली, ये खाना तुम्हारे पैसों से नहीं बनी है, ये रवि के घर और दुकान के किराए के पैसों से बनी है। ये सुनकर मौसा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर अब तुम इस तरह हिसाब रखने लगी हो तो ठीक है। ये खाना मेरे पैसों से नहीं बनी तो मैं इसे क्यों खाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में उठकर चले गए। तभी मौसी ने गुस्से में कहा, तुम इस तरह का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम इसे मत खाओ। तब मौसा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। इधर मैं भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ मौसा मुझसे हमेशा गुस्से में रहते थे और दूसरी तरफ मौसी मेरे साथ अजीब हरकतें करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर मौसा को यह पता चल जाता कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो रहा है तो वह मेरे और मौसी के साथ क्या करेंगे, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तब मैं यह सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, छोड़ो ना, उनका तो रोज का ही ड्रामा है। तुम बस बैठो, तुम्हारे लिए ही मैंने खासकर स्पेशल खाना बनाई है और मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे उसे खाना पड़ा। फिर मैं खुद ही अपनी थाली में खाना लेने लगा। तभी मौसी बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर वह एक को और मुझे खिलाती और दूसरा खुद खा लेती। तब उसकी नज़रें अजीब तरह से मुंह पर थीं। वह मेरी मौसी थी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी वह बोली, रवि, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम सिर्फ 16 साल के हो, बल्कि तुम तो किसी फिल्म के हीरो जैसे लगते हो। दोस्तों, मौसी भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। शायद इसी वजह से वह मुझसे इतनी करीब आने की कोशिश कर रही थी। मौसी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था और शायद इसीलिए वह और मौसा हमेशा झगड़ते रहते थे। जब भी मौसा घर आते तो किसी न किसी बात पर दोनों में बहस हो जाती थी। एक दिन मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला और बाल पहुंचते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी मौसी मेरे कमरे में आई और बोली, रवि, नाश्ते में क्या खाओगे? तब मैंने जवाब दिया, मौसी, जो रोज बनता है वही खा लूंगा। इतना कहकर मैं फिर से तौलिए से अपने गीले बाल पोंछने लगा। तब जल्दी में होने के कारण मैंने तौलिया टेबल पर ही रखा और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। तभी मौसी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें तो अपनी देखभाल करनी भी नहीं आती। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद तौलिया लेकर मेरे बाल पोंछने लगी। तब मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं अब छोटा बच्चा नहीं था कि मौसी मेरे सारे काम करें। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मौसा सीधे कमरे में आ गए। मौसा यह सब देखकर गुस्से में लाल हो गए। फिर उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें सिर्फ इसकी ही चिंता है। बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मौसा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। तब मैंने तुरंत मौसी से कहा, मैं खुद अपना सिर पोंछ सकता हूँ, आप जाइए और मौसा को नाश्ता दीजिए।
फिर मैंने मौसी के हाथ से तौलिया झटके से लिया और बेड पर फेंक दिया। फिर जल्दी से अपने बाल ठीक किया, कॉलेज बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से निकलने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, मौसा की तेज आवाज सुनाई दी। तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? रवि अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह जवान लड़का है और तू बेधड़क उसके कमरे में घुसी चली आती है। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब मौसा की इन बातों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। एक पल के लिए तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर सोचने लगा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मौसा की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मैं फिर सोचने लगा कि शायद मौसा गुस्से में यह सब बोल रहे हैं। उस दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने शांति से बैठकर सोचा और फैसला किया कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। रोज रात को मौसी मुझे दूध और बादाम देती थी और कहती थी, इसे खाकर सो जाओ, इससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त